दीपक सिंह, आपको ईयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ओटोरिया, ईयर डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेकर के ओल्ड एज तक सभी एज ग्रुप वाले लोगों को ही होता है। तो इसके बारे में क्या होता है कि लोग को समझ में आता नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, हम इसका कैसे सही निदान कर सकें, कैसे ट्रीटमेंट कर सकें। कई लोग इससे सफर रह जाते हैं, करते रह जाते हैं और बहुत बार इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्या हो सकता है आगे। तो हम लोग वन बाय वन करके चलते हैं, डिफिनेशन से लेकर के और लास्ट हम लोग ट्रीटमेंट तक चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं। तो इसमें ये हो गया आपको पिन्ना, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है ईयर का। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो यहाँ पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का ही होता है ये, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पर मिडिल ईयर का पार्ट हो गया, ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब हो गई नीचे की तरफ। यहाँ पर यह कॉकलिया, जिसमें ये आपका पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ, और यहाँ से नर्व निकले होते हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल। यहाँ पर मैलियस बोन होता है और उसके बाद इंकस बोन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टैच बोन होते हैं, जो स्टैच बोन से इसको बोलते हैं ईयर ऑस्किल बोलते हैं। तो इस तरह से जो मेरा ईयर का एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो ईयर से डिस्चार्ज होता है, तो ईयर से जो डिस्चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटोरिया कहते हैं। तो ईयर से किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे देखिए एनी तरह का डिस्चार्ज, कैसा भी हो, वाटरी डिस्चार्ज हो या प्रूलेंट डिस्चार्ज, पस जैसा डिस्चार्ज हो, किसी तरह का, वो डिस्चार्ज कहाँ से हो सकता है? वह डिस्चार्ज इस कैनाल से हो सकता है। वह डिस्चार्ज इस मेम्ब्रेन तक हो सकता है, या वह डिस्चार्ज परफोरेट करके वह अंदर से बाहर की तरफ आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है। बहुत रेयर में जब यहाँ पर कभी कभी जब फ्रैक्चर होता है तो यहाँ से CSF बाहर की तरफ निकल सकता है। वो तो हो गया बहुत रेयर कंडीशन, या फिर ट्रॉमा में होता है या इंजरी में होता है। वो बात की बात लेकर चलते हैं। हम लोग बात भी जिक्र कर रहे हैं जो नॉर्मल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत रेयर हो गई। तो हम लोग बात चल रहे थे कि डिस्चार्ज जनरली 2 वेराइटीज़ का होता है सिम्टोमेटिक हिसाब से। एक होता है एक्यूट डिस्चार्ज, एक होता है क्रोनिक डिस्चार्ज। एक्यूट डिस्चार्ज किसको बोलते हैं कि जब कोई एजेंट एक्सपोज किया होगा, एजेंट एक्सपोज करने के विदिन 2 डेज या 3 डेज से लेकर के और 2 से 3 सप्ताह तक अगर डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज में इंटेंसिटी थोड़ा हाई होता है, लेकिन 2 से 3 सप्ताह होते होते बंद हो जाता है। हो सकता है कि ये बार बार हो, मे बी। क्रोनिक डिस्चार्ज किसको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है लेकिन लंबे दिनों से डिस्चार्ज होता है, लंबे ड्यूरेशन तक डिस्चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिस्चार्ज बोलते हैं। एक्यूट डिस्चार्ज ऑलवेज याद रखिएगा कि एक्सटर्नल मीटर से ही होता है, टिम्पैनिक वेन के इधर से होता है। क्रोनिक डिस्चार्ज होता है ये ज़्यादातर केस 95% केस में क्रोनिक डिस्चार्ज मिडिल ईयर से होता है। एकदम याद रखिएगा कि एक्सटर्नल ईयर कहाँ तक होती है, एक्सटर्नल ईयर हम लोग बोलते हैं कहाँ तक का, यहाँ तक के एरिया को एक्सटर्नल बोलते हैं। तो जनरली एक्यूट डिस्चार्ज जब भी होता है तो एक्सटर्नल ईयर से होती है, क्रोनिक डिस्चार्ज जब भी होता है तो मिडिल ईयर से। क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्रोनिक डिस्चार्ज में क्रोनिक मेम्ब्रेन परफोरेट रहता है, इसलिए 95% क्रोनिक डिस्चार्ज में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो क्या रहता है, परफोरेट रहता है। खैर चलिए, तो ये हम लोग तो एक्यूट और क्रोनिक की बात चलते आते हैं। अब हम लोग आते हैं बात की कॉज क्या होता है डिस्चार्ज होने का। तो सबसे पहला कॉज अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात चलेंगे तो इन्फेक्शन जो सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो बाहर से इन्फेक्शन यहाँ पे आते रहता है, ये इन्फेक्शन आपको आता है। दूसरा जो आता है ये मिडिल ईयर में इन्फेक्शन थ्रोट से आ सकता है। तो मिडिल ईयर में थ्रोट से इन्फेक्शन जो ज़्यादातर केस में चिल्ड्रन के केस में ये इन्फेक्शन आता है। तो मिडिल ईयर में ये इन्फेक्शन थ्रोट से आता है, और एक्सटर्नल ईयर में बाहर से आता है। तो अगर थ्रोट से अगर इन्फेक्शन आता है तो जैसे हमारे थ्रोट में फेरिंजाइटिस हो गया, मेजिल्स है, इन्फ्लुएंजा है, राइनो वायरस है, किसी तरह का, तो उसका भी इन्फेक्शन से डायरेक्ट जो होता है यहाँ पे आते रहता है। और ये इन्फेक्शन यहाँ पे होगा तो ये बाद में टिम्पैनिक को परफोरेट करके बाहर से डिस्चार्ज करते रहता है। अब जो एक्सटर्नल जो बात होगी, पहले हम लोग यहाँ की बात चलते हैं फिर उधर चलते हैं। तो इसमें जो एक्सटर्नल जो एजेंट आता है जो पोल्यूशन से होता है, या फिर किसी स्टिक के माध्यम से, बाहर से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के माध्यम से,
कोई केमिकल सब्सटेंस आ गई, उसके माध्यम से, पानी के माध्यम से, अगर आप पॉन्ड में स्नान करते हैं उससे, तो उस सब की वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट जो होता है इन्फेक्शन यहाँ पे चला आता है। ज़्यादातर केस में बैक्टीरिया जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोलाइटिकस, ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करती है। दूसरा आता है आपका वायरस के केस में जो ओटिक का वर्सला बोलते हैं, वो आपको जाकर के यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ब्लिस्टर जैसा फॉर्मेशन करता है। नंबर 3 में आता है फंगस। फंगस में आता है आपको जैसे टीनिया डर्मेटोफाइट्स आता है, नाइजर है, या फिर कभी कभी कैंडिडा भी इसमें आकर के इन्फेक्शन करता रहता है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि किसी भी यूड में या किसी भी स्टिक को लगाते हैं तो सीधे सीधे फंगस इसमें आता है। इसके कारण जो होता है मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें फंगस की वजह से भी होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है। उसके बाद अगला आता है एलर्जी की वजह से। कुछ भी वजह से एलर्जी हो, कोई केमिकल डाल ली है, कोई ऑयल डाली है, उसके वजह से एलर्जी होता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एक्जिमा के कारण भी इसमें प्रॉब्लम जो होता है डिस्चार्ज होते रहता है। तो ये सब जो होता है इसका एक्सटर्नल ईयर का कॉज आता है। दूसरा आता है मिड ईयर का। मिड ईयर बता दें थ्रोट में बार बार इन्फेक्शन होने के कारण जो मिड ईयर में आ सकती है ना। तो यहाँ से टिम्पैनिक मोमेंट परफोरेट होगा तो यहाँ से डिस्चार्ज क्या हो जाएगी, बाहर तरफ आ जाएगा। ज़्यादातर ये क्रोनिक केस में ये सब ज़्यादा होती है इसमें। चलिए बात आते हैं हम लोग सिम्टम के बारे में। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि क्या क्या बात हो सकता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में एक चीज़ और ये आ सकता है कि वैसे लोगों में जो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट हो, जो ज़्यादातर जिसमें कान में पानी बार बार जाता हो जिस पेशेंट का, या कान में किसी चीज़ को डालने की आदत हो गई हो बरसों, या इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट हो, इम्यूनोसप्रेस कर या कोर्टिसोल ड्रग्स ले, तो उन लोग में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिम्टम के बारे में। तो अगर डिस्चार्ज हो, क्योंकि तो खुद सिम्टम है, तो इसमें क्या होना है कि कभी कभी वार्टी डिस्चार्ज होता है। वार्टी डिस्चार्ज क्या होता है, वायरस और फंगस के कारण से। कभी कभी यहाँ पर पस डिस्चार्ज या डिस्चार्ज वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। फिर कभी कभी गिरनी डिस्चार्ज होती है, वो किससे होता है, फंगस से डिस्चार्ज होता है उसमें। अगर वाटी डिस्चार्ज, एलर्जी में भी वाटी डिस्चार्ज होता है। ब्लडी डिस्चार्ज कब होता है, वायरस के केस में होता है। तो ये सब केस में अब ड्यूरेशन के अनुसार होती है। जैसे कुछ जो है कम समय के लिए अगर बाहर डिस्चार्ज होती है तो वह एक बाहर से डिस्चार्ज होती है। अगर बहुत दिनों से डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मिडिल ईयर से प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्चार्ज का एक तो ये सिम्टोमेटिकली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं इससे। अब बात आते हैं कि ये डिस्चार्ज जो होगी इसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि मेस्टोडाइटिस हो सकता है पेशेंट के साथ, है ना। और हो सकता है कि डिस्चार्ज ज़्यादा रहने के कारण टिम्पैनिक वेन के जो परफोरेशन हो सकता है कि 25% से ज़्यादा परफोरेट ज़्यादा कर जाएगी। क्योंकि 25% से कम परफोरेशन पे क्या होती है कि हिलअप हो जाती है, लेकिन ज़्यादा परफोरेशन पे क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा बड़ा एरिया बढ़ जाएगी। और उतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर इसके बाद ये कभी भी बिना टिम्पेनोप्लास्टी का ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं मैनेज। तो आपको बताएंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है उसमें, क्योंकि हम लोग हर तरह से बताएंगे उसमें ट्रीटमेंट कि उसमें अगर एलोपैथी ड्रग्स देंगे या फिर होम्योपैथी ड्रग्स देंगे तो कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन का भी हम लोग टिम्पैनिक परफोरेशन को हम लोग हिलअप कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका मेम्ब्रेन का एरिया देख करके और उसका हम लोग कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गया। अगर डायग्नोसिस की जहाँ बात हो तो डायग्नोसिस में लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईयर का हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी, स्वाब का कल्चर सेंसिटिविटी करा करके और हम लोग देख लेते हैं, और उसके अनुसार हम लोग इसका हम लोग इन्वेस्टिगेट मैनेजमेंट करते हैं और फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि इसको हम लोग डायग्नोसिस करके और कैसे ट्रीटमेंट किए हम लोग, कैसे मैनेजमेंट किए और किस तरह से इस पेशेंट को हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये था आपका ईयर डिस्चार्ज। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो।